ये क्वेश्चन मुझे इतना पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस प्रिसाइसनेस की जरूरत है ना, वो एक्यूमेन आपको चाहिए। देखो कितना डिफरेंस है। वो एबीसी एक एपी के 3 टर्म है, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म नहीं है। मल्टी करेक्ट है, 3 आंसर आने की पॉसिबिलिटी है और ये 3 आंसर आ गए। एम आई करेक्ट? और सो हेलो एवरीवन, टुडे आज मैं लेके आया हूँ सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5 ऑफ जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक और मैं हूँ शशांक गुप्ता। तो इसको शुरू करते हैं। एक तो ये मल्टी करेक्ट की एक्सरसाइज है। पहले मैंने आपको बताया कि मल्टी करेक्ट में रिस्क रहता है। इनको जब तक आप 100% श्योर ना हो, मार्क ना करें। आप एक ऑप्शन के लिए श्योर है, एक को ही मार्क करें, एक नंबर तो मिलेगा, -2 नहीं होगा। गेटिंग इट? आते हैं एडवांस में ये, और तो कहीं आते नहीं है। ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ एबीसी आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये लाइन यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एबीसी एक एपी के 3 टर्म है। अब कोई भी बच्चा इसको पढ़ेगा, क्या समझेगा? ये 3 टर्म है सच दैट ए नॉट इक्वल टू बी, और उसके बाद उसने इसकी वैल्यू पूछ ली। अब बच्चे क्या करेंगे? बी माइनस सी माइनस डी हो गया, ए माइनस बी वो भी माइनस डी हो गया, जीपी का कॉमन डिफरेंस का निगेटिव, और जैसे ही इनको डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 1। अब वो बोलेंगे मे बी इक्वल टू 1, आंसर मार्क करके वो फ्री हो गए। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? उसने कहा एबीसी आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। उसने ये नहीं कहा कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो कितना डिफरेंस है। वो एबीसी एक एपी के 3 टर्म है, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये चीज कहना करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है। बट अब आप एक चीज सोचो, अगर एबीसी एक एपी के 3 टर्म है, लेट अस एज्यूम कि ये mth है, ये nth है और ये rth टर्म है। गॉट इट? सो बी क्या होगा? बी हो जाएगा कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू डी, माइनस सी क्या हो जाएगा? कैपिटल ए प्लस r-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय ए क्या हो जाएगा? कैपिटल ए प्लस m-1 इंटू डी माइनस, और अब बी क्या हो जाएगा? कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर आप ध्यान दोगे, ऊपर ए से ए गया, नीचे भी ए से ए गया, ऊपर आएगा m-r और नीचे आएगा m-n। सॉरी, ऊपर आएगा n-r, ऊपर आ जाएगा n-r, नीचे आ जाएगा m-n। अब m-n-r ये तो कोई नंबर्स है, सो दिस वैल्यू हैज टू बी सम रैशनल नंबर। ये वैल्यू √2 √3 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब मे बी के लिए जो आपका आंसर आएगा वो सी और डी आएगा, ना कि ओनली सी आएगी। ये क्वेश्चन मुझे इतना पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस प्रिसाइसनेस की जरूरत है ना, वो एक्यूमेन आपको चाहिए। गॉट इट? कि एबीसी एक एपी के 3 टर्म है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। ना उसने ये कहा कि एबीसी खुद एपी में है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड क्वेश्चन व्हिच आई हैव सेलेक्टेड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको बता दो, इस क्वेश्चन में नहीं गड़बड़ हो गई है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो और उस गलती को फिगर आउट करने की कोशिश करो। फाइन, टेक योर टाइम। और चलो अब हम लोग इसको करते हैं। इसमें जो पहली प्रॉब्लम हो गई है वो ये कि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि पी क्यू -2r आर इन जीपी एंड पी क्यू आर ऑल आर पॉजिटिव। अगर ये तीनों जीपी में है और पी क्यू आर पॉजिटिव है, तो कॉमन रेशियो की बात करूं तो इन दो टर्म के हिसाब से कॉमन रेशियो शुड बी क्यू बाई पी, जो पॉजिटिव आएगा, और इनके हिसाब से कॉमन रेशियो की बात करूं इट शुड बी -2r अपॉन क्यू, जो कि निगेटिव आएगा, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में पहले तो एक करेक्शन करेंगे कि हम आर को कुछ नहीं बोलेंगे। वी विल ओनली कमेंट फॉर कि पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, देन द ऑप्शंस आर लाइक दिस। अब देखो, अगर पी क्यू आर एच पी में है तो एक रिलेशन होता है Q इक्वल्स टू 2PR अपॉन P प्लस आर। एम आई करेक्ट? Q इक्वल्स टू
2pr अपॉन p प्लस आर। दूसरा, अगर पी क्यू माइनस 2r जीपी में है देन यू कैन से क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2pr। ये मेरे पास एक दूसरा रिलेशन है। इन दोनों रिलेशंस को यूज करके हमें इन ऑप्शंस में से ऑप्शन कंक्लूड करने हैं। नाउ सी, इस पे आता हूं पहले। इसको आई कैन राइट क्यू स्क्वायर इंटू पी प्लस आर का होल स्क्वायर इज 4p स्क्वायर आर स्क्वायर। एम आई करेक्ट? यहां से 4p आर स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू q की पावर 4 रिप्लेस कर देते हैं, तो q स्क्वायर इंटू p प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस isn't it q टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये मैंने यहां से रिप्लेस किया, करेक्ट। अगर मैं इस यहां से q स्क्वायर कॉमन ले लूं, इट विल बिकम p प्लस आर होल स्क्वायर माइनस q स्क्वायर गोज 0। फाइन है। नाउ इसको ऐसे लिखते हैं q स्क्वायर, ये बन जाएगा p प्लस आर माइनस क्यू एंड p प्लस आर प्लस क्यू दैट गोज 0। अब आप सोचो, यहां से ये तो डेफिनेट सजेशन मिल रहा है कि q स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अगर p पॉजिटिव है तो r को निगेटिव होना पड़ेगा, r हैज टू बी लेस देन 0। वो कहने की जरूरत नहीं है दैट r शुड बी लेस देन 0। इफ इट इज सो, तो देखो यहां से क्या पॉसिबल है कि p प्लस आर इक्वल्स टू क्यू, p प्लस आर इक्वल्स टू क्यू। दूसरा क्या पॉसिबल है कि p प्लस आर प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब देखो ये पॉसिबल है कि नहीं है, मुझे बताओ। p प्लस आर प्लस क्यू, ये वैल्यू पॉसिबल है 0 हो जाए, तो एक आंसर तो अपने पास इस केस में डी आ जाएगा। दूसरी बात, एक कंक्लूजन निकल रहा है कि p प्लस आर क्यू के बराबर हो। अब सोचो कि क्या ये चीज पॉसिबल है, p प्लस आर क्यू के बराबर हो, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। r निगेटिव है, p पॉजिटिव है, तो p प्लस आर क्यू के बराबर हो सकता है। इन दैट केस यू कैन से दैट 2p कॉमा q कॉमा 2r, ये तीनों एपी में आ गए, यस और नो। तो आप सी ऑप्शन को भी करेक्ट बोल सकते हो। दैट मीन्स सी ऑप्शन कैन ऑल्सो बी करेक्ट। ठीक है, तो हमने दो चीजें कंक्लूड कर दी। अब इसको एक दूसरे एंगल से सोचते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन आया क्यू स्क्वायर इंटू पी प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मैं ना ऐसा करता हूं, रिप्लेस करता हूं इस क्यू स्क्वायर को माइनस 2pr, सो माइनस 2pr इंटू पी प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 2pr होल स्क्वायर गोज 0। एम आई करेक्ट? इस पूरे ब्रैकेट से आप माइनस ऑफ 2pr कॉमन ले लो, तो ये बचेगा p प्लस आर होल स्क्वायर प्लस 2pr गोज 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, सो इट इज p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4pr इक्वल्स टू 0। 4pr कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2q स्क्वायर, तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो उस हिसाब से p स्क्वायर q स्क्वायर आर स्क्वायर आर इन एपी बॉम्बे इज ऑल्सो एक करेक्ट आंसर। गॉट इट? मल्टी करेक्ट है, तो तीन तीन आंसर आने की पॉसिबिलिटी है और ये तीन आंसर आ गए। एम आई करेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मिस्टेक को नोटिस करना, इसको हम अगले एडिशन में रिमूव कर देंगे बुक के। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द सीक्वेंस इज xn इज डिफाइंड बाय ये। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस का हर नंबर अपने प्रीवियस नंबर और उसके स्क्वायर के सम के बराबर है। गॉट इट? और आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू हाफ दी हुई है। लेट एस इज दिस वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन जो ऑप्शन आपसे पूछे। चलो ध्यान देते हैं। पहली बात तो देखो, मुझे जो कुछ निकालना है ना वो यहीं से निकालना है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ऑलराइट, तो आप एक चीज सोचो, हमें जो कुछ निकालना है ना वो वी हैव टू ड्रैग इट फ्रॉम हियर ओनली।
यस, आप कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा। एक दूसरी बात है, क्वेश्चन को देख के फील आ रही है कि इसमें टेलीस्कोपिक का यूज होगा। फाइन, मतलब टर्म्स को ऐड करेंगे एंड ऑल द टर्म्स विल कैंसल आउट एक्सेप्ट वन और टू टर्म्स. सो it is like xk plus 1 is equals to xk into xk plus 1. yes or no? अब मुझे भी यही चाहिए, दैट इज 1 अपॉन xk plus 1. इसको नीचे ले आता हूं मैं. देन ये ऐसा करते हैं, अभी नहीं. 1 अपॉन xk plus 1 is, here denominator is xk into 1 plus xk. Let us create their difference in the numerator. So it comes out to be 1 upon xk minus 1 upon 1 plus xk. Got it? Now take it to the left side. So 1 upon 1 plus xk is equals to 1 by xk minus 1 by xk plus 1. And now I think we have cracked the code. Now अब हम k की वैल्यू को 1 2 3 4 up to m replace करेंगे. They're asking till m. So now see, अगर मैं k को if I replace k as 1, so 1 upon 1 plus x1 is 1 by x1 minus 1 by x2. 1 upon 1 plus x2 is 1 by x2 minus 1 upon x3, and so on. If you keep on doing like this, so 1 upon 1 plus, now you are replacing k as finally m. So 1 plus xm will be 1 by xm minus 1 xm, 1 by xm minus 1 by xm plus 1. All right. Now if I add all of them, see, this will cancel, this will cancel, this will also cancel. So your left side will become 1 upon 1 plus x1 plus 1 upon 1 plus x2, and so on 1 upon 1 plus xm. This comes out to be 1 by x1 minus 1 by xm plus 1. ये आ गया. Got it? अब सब कुछ यहां से बात करनी है. पहली चीज तो अब मैं देखूं कि आई वॉन्ट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ऑल ऑफ दिस. अब थोड़ा सा ना इसमें क्रक्स है. सपोज कीजिए मेरे पास द रिलेशन दैट आई हैव, दैट इज एक्स के प्लस 1 is xk square plus xk. Now x2 will be what? x2 will be x1 square plus x1. That means 1 by 2 plus 1 by 4, that is 3 by 4. So 1 by x2 goes 4 by 3. 1 by x2 goes 4 by 3. If I try to calculate x3, x3 will be x2 square plus x2, that is 4 by 3 plus 16 over 9. That would be what? If I take LC, 4 by 3 is, say this is 12 by 9, 16, 12. 28 upon 9. Got it? So 1 by x3 is 9 upon 28. Now onwards, since x3 is more than 1, x4 will also be more than 1, x5 will also be more than 1, x6 will also be more than 1. तो वो हमेशा क्या रहेगा? 1 से बड़ा रहेगा. Agreed? So if I call this entire quantity as alpha, this one, whichever I'm trying to find, what did you got? Greatest integer of alpha is 1 by x1, that is 2, minus 1 by xm plus 1. Now see, if m is 1, greatest integer of alpha is going to be 2 minus 1 by x2. x2 is 1 by x2 is 4 by 3, that is 2 upon 3.
sorry, greatest integer of this means greatest integer of this, that is greatest integer this, that is greatest integer this, that is going to be 0. And for m more than or equal to 2, greatest integer of alpha is going to be greatest integer of 2 minus 1 by xm plus 1. Now in this case, all of these xm plus 1 are less than 1. Got it? So this value is going to be 1 point something, this answer is going to be 1. So now the answers are, see, s equal to 0 for m equals to 40, no. S equal to 0 for every m belongs to natural number, no. S equals to 1 if m is 100, yes. And s equals to 1 for every m belongs to natural number, again no. Because for m equals to 1, s is 0. For all rest of the m, s is 1. Got it? So s equals to 0 for m equals to 1 and s equals to 1 for every m which is more than or equals to 2. So this is the correct answer. All right? इसके आंसर की को आप एक बार वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना. All right, अच्छा क्वेश्चन था. Now let's go with this one. This is a simple question I have selected just to make you realize कि we have to understand the patterns also. And there is no particular way to understand these patterns. ये सिर्फ अपनी maturity है कि आप उनको कितनी quickly, कितनी easily understand कर सकते हैं. Fine. अब देखो S1 0 है. S2 में if I look for the first term, this is 3. S3 में first term is 8. S4 में first term is 15. If I see for the pattern, this 15 is 4 square minus 1. This 8 is 3 square minus 1. This 3 is 2 square minus 1. And this 0 is like 1 square minus 1. So if I go for series S20, its first term will be 20 square minus 1 upon 20. Because S4 is having 4 in the denominator, S3 is having 3 in the denominator, S2 is having 2 in the denominator, S2 will carry 20 in the denominator. Now the next term will be 20 more. See, gap here is 4, gap here is 3, gap here is 2. So now it is 20 square plus 1. 20 square minus 1 plus 20 upon 20. Next will be 20 square minus 1 plus 40 upon 20 and so on so forth. Now this is your third term what they are asking. Third element in S20 is, this is 400 minus 400 plus 39, that is 439 upon 20. This is your correct answer. Some of the elements in S20 that you can calculate very easily without my help. All right, so I'm not going to do that. Do it on your own. Now the last question that I have is this. Highly conceptual, very good. Every time in the previous videos also I have told you, in any question anywhere, if they are quoting something like that there are positive real numbers and they are talking about some inequality, that means AM/GM is a catch. Got it? Either you see the question in the chapter of application of derivatives, you see the question in the chapter of quadratic, you see the chapter question in anywhere. But the first thing that should strike to your mind is AM/GM inequality. All right. Now see, if this equation has 4 real positive roots, 4 real positive roots means, see, x to the power 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. This equation is having 4 real positive roots, alpha, beta, gamma, and delta. In that case, now what the relation do I have? Sum of roots, sigma alpha, that is minus a. Sum of roots taken 2 at a time, that is b. So alpha, beta, gamma is minus c and alpha, beta, gamma, delta is d. Alright, अब आते हैं, अगर मैं ए ऑप्शन पे ध्यान दूं,
अगर मैं ए ऑप्शन पे ध्यान दूं तो एसी की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ एसी की। ए क्या है, सम ऑफ रूट्स। और सी की बात कैसे की जा सकती है, या तो रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम से, ठीक है, या ये रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स की जब बात करेंगे उसमें भी आएगा। तो ऐसा ही करते हैं, सबसे पहले ना मैं इनइक्वालिटी लगाता हूं, ए एम मोर देन और इक्वल्स टू एच एम ऑन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 4 मोर देन और इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 बाई डेल्टा, करेक्ट है। नाउ इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा into, take it to the left side, 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma plus 1 by delta more than or equals to 16. Am I correct? अब यहाँ पे हम LCM लेंगे, so it will be sum of roots, so you can replace directly minus a. If I take LCM here, alpha, beta, gamma, delta, numerator will be sigma alpha, beta, gamma. That is more than or equal to 16. Now minus a minus c upon d more than or equals to 16. That means AC more than or equals to 16d. And with this inequality हमें A ऑप्शन करेक्ट मिलता है। फाइन। अच्छा, अब बात करूंगा बॉम्बे और दिल्ली में। अब आप ध्यान दो, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, अल्फा बीटा। मतलब कि रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। इन रूट्स पे, इन वैल्यूज पे एम जीएम की बात करके देखते हैं। गॉट इट? सो ए एम मोर देन और इक्वल टू जीएम, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा होल डिवाइडेड बाई 6 मोर देन और इक्वल्स टू इन सब का प्रोडक्ट। अब इन सब का प्रोडक्ट क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब होल रेस्ट टू द पावर 1/6। गॉट इट? नाउ न्यूमरेटर की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, b मोर देन इक्वल टू 6 टाइम्स, isn't it under root of alpha beta gamma delta? So b more than equals to 6 times under root d, and if you square both sides, so b square more than or equals to 36d. And with this, you may conclude Bombay as a correct answer. B square more than or equals to 36d. Fine. So there I conclude the 5 questions of this exercise number, I guess 5. Exercise 5 of the GRB Toppers Question Bank. फिर से जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वो यहाँ पे भी कह रहा हूँ, जो हर क्लास में बोलता हूँ, आपके करे बिना काम नहीं बनेगा। नथिंग वुड हैपन अनलेस यू डू। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस बुक को आप जितना सॉल्व कर रहे हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ो, अपनी लिमिट को थोड़ा सा और पुश करो। कंसिस्टेंसी जीतेगी। While you keep on doing questions every day, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस ओवर मैच्योर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होगी। 2 सवाल करने से भला नहीं होगा, और वही 5 सवाल जो शशांक सर क्लास में करके दिखा रहे हैं उनसे भी फायदा नहीं होगा। You have to do so many questions on your own to get the in-depth analysis and in-depth understanding. All right, that would be all from my side for today. Keep studying, keep working, keep practicing, and जेई तो हमने निकालना ही है। All right, thank you so much. Take care.